नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है, वो हम लगातार कर रहे हैं हिंदी का, जिसमें हम 20 प्रश्नों को देखते हैं और व्याख्या सहित पूरी हल को देखते हैं। उसी के क्रम में आज जो है ये 9वां प्रैक्टिस सेट है, इसको आज हम देखेंगे और इसके 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो आइए शुरू कर पहला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। क्या वाक्य दिया हुआ है इसमें? इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। इसमें रेखांकित शब्द है अधिकता। इसको बदलना है विकल्पों में से जो सबसे उचित विकल्प होगा उसका चयन करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो अगर हम देखें सबसे लास्ट से देखते हैं आप। पहला लास्ट विकल्प है डी। तो ये नहीं हो सकता। सिर्फ ता शब्द का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है, इसलिए वाक्य पूर्ण हो ही नहीं सकता है। अगला है अल्पता। अगर हम देखें इस निबंध में अशुद्धियों की अल्पता है। अल्पता हम लिख सकते हैं, लेकिन अल्पता हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है अधिकता, वो इसकी जानकारी देता है कि इस निबंध में जो अशुद्धियां हैं वो ज्यादा मात्रा में है। इसलिए यहाँ पर हम अल्पता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर विकल्प सी देखें, सॉरी बी देखें, तो बी में दिया है अभिव्यंजना। अभिव्यंजना का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अभिव्यंजना ये होता है कि किसी के मन के भाव को जो है या अनुभव को या विचारों को किसी कला या अन्य माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिव्यंजना, ठीक है? इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका भाव ही अलग है, ठीक है? और यहाँ पर इसका भाव अलग है। तो एक ही विकल्प बचता है हमारे पास, विकल्प ए, जिसका जो लिखा है बहुलता। बहुलता का अर्थ होता है अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में, ऐसा कह सकते हैं। तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। अगर उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। इसमें जो रेखांकित शब्द है लकड़ी, इसको जो है हमें बदलना है, इसको संशोधन करना है और सही शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पोस्टर बनाने की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोस्टर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, कि मतलब क्या मिल जाए हमें तो पोस्टर बनाया जा सकता है। उसी को यहाँ से चुनना है विकल्पों में से। तो पहला विकल्प है पत्ते। पत्तों से पोस्टर बनाया जाता है? नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। सीमेंट, सीमेंट से पोस्टर बनाया जाता है? नहीं, सीमेंट का कोई काम नहीं है पोस्टर बनाने के लिए। कागज, कागज की जरूरत होती है क्योंकि कागज पर ही पोस्टर छपता है और फिर उसको जो है कहीं चिपकाया जाता है या लगाया जाता है। तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कलम का कोई खास मायने नहीं होता है क्योंकि पोस्टर जो है हमेशा प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है? इसलिए कलम यहाँ पर उचित विकल्प नहीं है, इसलिए विकल्प सी जो है इसका कागज सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मुझे खाने में खाली स्थान दिया हुआ है, मत दिया करो। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। क्या है? उचित सार्थक एवं निरर्थक शब्द युग्म चुनिए। जो यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है वहां पर दिए गए विकल्पों में से हमें सार्थक और निरर्थक शब्द का युग्म चुनना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक सार्थक शब्द होना चाहिए और एक निरर्थक शब्द होना चाहिए। तो पहला विकल्प हम देखें तो पहला विकल्प दिया है कि मुझे खाना खाने में भारी खाना मत दिया करो, ठीक है? भारी भी सार्थक शब्द है और खाना भी सार्थक शब्द है, इसलिए यह विकल्प जो है कि यहाँ पर प्रयोग नहीं हो सकता है। अगला है नाश्ता वास्ता। मुझे खाने में नाश्ता वास्ता मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। यहाँ पर देखिए नाश्ता का प्रयोग ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ठीक है? तो इसकी वजह से नाश्ता वास्ता का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता। हालांकि इसमें से एक जो है सार्थक है और दूसरा जो है निरर्थक है, लेकिन एक बार नाश्ता का प्रयोग हो चुका है, इसकी वजह से इसका प्रयोग नहीं होगा। अगला है विकल्प सी, पराठा वराठा।
देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें ये एक सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। तो अगर देखें, मुझे खाने में पराठा वराठा मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पराठा जो है ये सार्थक शब्द है, ठीक है, और ये निरर्थक शब्द है, ठीक है। विकल्प डी देखें अगर, तो इसमें दिया है सब्जी और रोटी, यहाँ पर जो है दोनों ही सार्थक शब्द है, ठीक है, इसलिए ये उत्तर सही नहीं होगा। अगला है प्रश्न संख्या 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि सुधार कर शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जिस शब्द से किसी के परिमाण यानी कि मात्रा का पता चलता हो, उसी को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। परिमाण, परिमाण या मात्रा या परिमाप, परिमाप, ठीक है। यानी जहां पर भी नाप तोल की बात आ जाए, वहां उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। तो हमारा वाक्य दिया हुआ है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। इसको देखिए, देखते हैं विकल्प के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है। पहला विकल्प है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे लिखा है कि मुझे पानी दे दो, यहाँ मुझे पानी नहीं चाहिए। यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा है, और ये इसका भाव भी एकदम से उल्टा हो जा रहा है दिए प्रश्न के अनुसार, तो ये उत्तर नहीं होगा। अगला है मुझे पानी दो, यहाँ भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब जो ये थोड़ा शब्द है, यही जो है ये परिमाणवाचक जो है, परिमाणवाचक क्रिया क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि थोड़ा से यहाँ पर पानी की मात्रा का पता चलता है, ठीक है, इसलिए यह जो है विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगर देखें, मुझे पानी देना, यहाँ पर भी इसमें भी कहीं भी कोई परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द चुनिए, सबसे उचित शब्द जो हो पाएगा वो चुनना है। तो वाक्य क्या दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है कि मुझे खेद है कि मैं आपके दर्द में सम्मिलित न हो सका, ठीक है। यहाँ पर जो दर्द शब्द है, इसको यहाँ पर बदलना है, इसके उस स्थान पर जो सबसे उचित शब्द होगा उसको ही चुनना है। तो अगला देखें हम, विकल्प देखें तो विकल्प में दिया है कि विरह। विरह क्या होता है कि जैसे विरह का अर्थ होता है कि जब आप किसी से रहित हो जाते हैं, तो उसका जो दुख होता है उसको हम विरह कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखें, मुझे खेद है कि मैं आपके विरह में सम्मिलित न हो सका, तो विरह जो है यहाँ पर उचित विकल्प नहीं है। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अगला है कि मुझे खेद है कि मैं आपके दुख में सम्मिलित नहीं हो पाया। दुख का अर्थ यही है कि आप किसी भी वजह से अगर दुख है, जब कोई भी व्यक्ति दुखी होता है तो उसको सांत्वना की आवश्यकता होती है, और उसी में जरूरत होती है किसी दूसरे व्यक्ति की। तो इसलिए यह विकल्प जो है, विकल्प बी, यह सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रख के देखें कि मुझे खेद है कि मैं आपके दुख में दुख में सम्मिलित ना हो सका, तो ये सही हो जाएगा। अगला है आनंद। मुझे खेद है, देखिए अगर आनंद में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो उसके लिए कोई खेद नहीं है, ठीक है, इसलिए यह सही नहीं होगा। अगला है पीड़ा। दर्द अर्थात पीड़ा, जब दर्द ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, और तो पीड़ा को हम चुन नहीं सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा दुख। अगला है प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। वाक्य की त्रुटि पहचाननी है कि क्या है, दरवाजे पर सोहन आया है, दरवाजे पर सोहन आया है। देखिए अगर देखा जाए तो इस वाक्य में जो है कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है, ठीक है। कारक की अशुद्धि क्यों है? दरवाजे पर मोहन आया है, दरवाजे पर मोहन कैसे हो सकता है? किसी दरवाजे के ऊपर मोहन कैसे हो सकता है? सोहन। क्यों? यहाँ पर ये सही वाक्य इसका यही होगा, दरवाजे दरवाजे से सोहन सोहन आया, दरवाजे से सोहन आया है,
तो यहाँ पर से जो है कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो विकल्प डी जो है इसके हिसाब से उत्तर सही हो जाएगा। बाकी चीजें सही हैं, आया, दरवाजा, सोहन, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7। इसमें क्या दिया हुआ है कि यह पानी अत्यंत ठंडा है, यह पानी अत्यंत ठंडा है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द चुनना है। रेखांकित यानी कि ठंडा, इसका जो है वो उचित विलोम चुनना है। ठंडा का क्या विलोम होता है, तो ये बहुत ही आसान है एकदम। हम रोजमर्रा के इसमें यूज करते हैं हम इसको। ठंडा यानी कि ठंडा का हो जाएगा गर्म। ठीक है, यही इसका विलोम होता है। देख लेते हैं, साफ नहीं होता है इसका विलोम, बर्फीला नहीं होता है, उबला नहीं होता है, गर्म। विकल्प डी में दिया हुआ है, यही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8। कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर हवाई कीले बन गए। अच्छा, कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर हवाई कीले बन गए। रेखांकित भाग का सही विकल्प चुनना है, यानी कि इस भाग को हमको बदलना है नीचे दिए गए विकल्पों से। पहला विकल्प है ए, दिया है कि हवा बंध गई। कमरे में बंदर को देखकर कासू की हवा बंध गई। हवा बंध गई कोई ऐसा शुद्ध नहीं लग रहा है, आगे देख लेते हैं। वैसे विकल्प बी है कि कमरे में बंदर को देखकर कासू की हवा पलट गई। ये भी सही नहीं है, तो बिल्कुल सही नहीं है। अगला है, कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर तोते गिरने लगे। ये भी सही नहीं है। तोते उड़ना एक मुहावरा होता है, अगर वो होता तो शायद उसको हम कंसीडर कर सकते थे, बट तोते गिरना ये सही नहीं है। अगला है, कमरे में बंदर को देखकर कासू की हवाइयां छूट गई। हवाइयां छूट गई, देखिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हवाइयां छूटना एक प्रकार का जो है मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है डर जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है डर जाना, डर जाना। तो अगर हम इसको प्रयोग करके देखें, कमरे में बंदर को देखकर कासू की हवाइयां छूट गई या कासू डर गया, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, बाकी इसके विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 9। रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य पूर्ण करें। रेखांकित शब्द कौन सा है? कोई भी जांच तटस्थ होकर ही करनी चाहिए, खाली स्थान बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता है। ठीक है, तटस्थ शब्द जो है ये रेखांकित शब्द है, इसका हमको विलोम चुनना है। तो तटस्थ का अर्थ क्या होता है? तटस्थ का अर्थ होता है कि जब आप एक इस पोजीशन में हो, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में हो, यानी कि किसी के भी पक्ष में ना हो या विपक्ष में ना हो, तो उसको हम तटस्थ होना कहते हैं। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम अगर देखें तो इसका विलोम यही हो जाएगा कि या आप किसी एक आदमी या व्यक्ति या एक पक्ष में हम खड़े हों, तो उसको हम इसका विलोम कह सकते हैं। तो अगर देखें विकल्प से, तो पहला विकल्प है सहयोगी। तटस्थ का विलोम सहयोगी नहीं हो सकता है। पक्षपाती, देखिए अभी हमने बात की पक्ष लेना। ठीक है, तटस्थ होना यानी कि न्यूट्रल होना, पक्षपाती होना यानी कि किसी की एक तरफ से तरफदारी करना। तो यही इसका जो है शुद्ध विलोम हो जाएगा, और ये इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, पक्षपाती। अगला है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये नहीं शब्द हमेशा कंफ्यूज करता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें गंगा का पर्यायवाची, विकल्प ए है सुरसरी, ये है। देवपगा, ये भी है। सरिता, सरिता जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची है नदी का। ठीक है, ये नदी का पर्यायवाची है, इसलिए यही जो है विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ध्रुव नंदा भी गंगा का ही पर्यायवाची है। ठीक है, अगर नदी के अन्य विकल्पों की बात करें तो ये इसका एक होता है तटनी, तटिनी। ठीक है, एक होता है तरंगिणी, तो रंगिनी। ठीक है, ऐसे कुछ विकल्प होते हैं।
अगला है प्रश्न संख्या 11 कि छोटों को बड़ों से खाली स्थान ग्रहण करनी चाहिए। दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु तो उपयुक्त तद्भव शब्द चुनना है, ध्यान रखिएगा। तद्भव शब्द चुन करके हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहला विकल्प हो दिया है सीख। सीख जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है, ठीक है। और सीख का तत्सम क्या होता है? सीख का तत्सम होता है शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है और अगर हम इसको विकल्प में रखते हैं, खाली स्थान में रखते हैं, तो ये सही भी होगा, छोटों को बड़ों से सीख ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। तो और हमें तद्भव चुनना है, इसलिए ये विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। बी की बात करें तो ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। अगला हम बात करें सी की, तो सी जो है यहाँ पर नहीं होगा। सी, अच्छा, स्नेह जो है ये भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है, इसलिए इसको भी हम नहीं चुन सकते हैं। नेह इसका तद्भव शब्द है, तद्भव। तो नेह ग्रहण करना इसके लिए उचित नहीं होगा इस वाक्य के लिए, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 12, बरसात का बिल्कुल न होना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो चुनना है। सार्थक शब्द क्या होगा? अगर जब देखिए इसके लिए 3 चीजें होती हैं, बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जब बरसात बिल्कुल ना हो तो उसको हम कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि। देखिए विकल्प बी में ये दिया हुआ है। बाकी अगर 3 की बात करें, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी कि बहुत बहुत अधिक वर्षा होना। जब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगे तो उसको हम अतिवृष्टि कहते हैं, और बिल्कुल वर्षा ना हो तो उसको हम अनावृष्टि कहते हैं। और अल्पवृष्टि की बात करें तो बहुत कम वर्षा होना, बहुत कम वर्षा होना, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं अल्पवृष्टि, ठीक है। अगला है उसमें अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय होता है जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, उसको हम अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 13, आत्मा का उचित विलोम शब्द चुनना है। आत्मा का उचित विलोम शब्द चुनना है। आत्मा का उचित विलोम देखिए बहुत ही आसान है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप रट लीजिए कि कहीं किसी विकल्प को देखने की जरूरत न पड़े, ठीक है। इसका आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। परमात्मा, ठीक है। तो ये विकल्प बी में दिया हुआ है। अनात्म, आत्म, देखिए ये एक दूसरे के दोनों विलोम शब्द है, तो ये तो दोनों अपने आप हट जाएंगे। परमात्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुआत्मा यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं इसमें क्या दिया है। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? ठीक है, इस ऐसे वाक्य को चुनना है जिसमें त्रुटि नहीं हो, वो त्रुटि रहित हो। पहला विकल्प है कौन किताब को पढ़ोगे। कौन किताब को पढ़ोगे, ये यहाँ पर जो है कारक संबंधी त्रुटि है। यहाँ पर कौन किताब को पढ़ोगे ये सही नहीं होगा, यहाँ पे होगा कौन सी किताब को पढ़ोगे, ठीक है। अगला है मैं उनसे यह बात मना लूंगा। मैं उनसे यह बात मना लूंगा, यहाँ क्रिया संबंधित त्रुटि है, मना लूंगा नहीं, यहाँ मनवा लूंगा होगा, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, मैं उनसे यह बात मनवा लूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई भी कार्य किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है विकल्प सी, यहाँ बैठे बैठे मन ऊब आया है। मन ऊब आया है, यहाँ भी क्रिया संबंधित त्रुटि है, यहाँ आया है नहीं, यहाँ मन ऊब गया है का प्रयोग हुआ, मन ऊब गया है। तो अगला विकल्प है विकल्प डी,
कौन सी किताब पढ़ोगे? कौन सी किताब पढ़ोगे? यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? ठीक है, हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें चुनना है कि किस वाक्य के किस अंश में वर्तनी की त्रुटि है। वर्तनी की त्रुटि को देखना है। तो वाक्य क्या दिया गया कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। यहाँ पर जो शब्द है अधीन, ये गलत है, इसमें वर्तनी की त्रुटि है। ठीक है, अधीन इसका शुद्ध रूप नहीं है, इसका शुद्ध रूप है अधीन। ठीक है, अधीन। तो अगर देखते हैं हम विकल्प बी, तो इसमें ये मिल जाएगा छांव के अधीन। तो ये विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधीन कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 16। इसमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जहां पर आपको खाली स्थान भरना है 5। ठीक है, अगले 5 प्रश्नों में। और ये एसएसजीडी का बहुत ही पेट प्रश्न है और ये रहता ही रहता है, बाकी कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन 5 प्रश्न ये जो है नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए इसका जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उसको देखेंगे प्रश्नों को, उतना आपके लिए जो है ये सही रहेगा। तो देखें, अगर पढ़ते हैं एक बार पैसेज को, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, वैश्वीकरण पर का प्रभाव बढ़ा है। फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का खाली स्थान पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या, पूर्व की अपेक्षा क्या बहुत मजबूत नजर आ रहा है? विकल्प के अनुसार देखते हैं कि क्या दिया गया है। परिणाम है, फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का परिणाम। यहाँ पर परिणाम नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं की गई जहां जिसमें परिणाम की बात है, तो परिणाम नहीं होगा। विकल्प बी को देखें, फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व पूर्व की अपेक्षा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। देखिए, अस्तित्व का अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वजूद। वजूद या मौजूदगी। मौजूदगी। तो अगर आप इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है, यानी कि इसका प्रभाव भारतीय समाज पर बढ़ा है। इसका अर्थ यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो अस्तित्व है वो पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। तो अस्तित्व ही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हम 17वां प्रश्न। तो इसमें देख सकते हैं अगला जो भरना है हमको, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। इसमें लिखा है कि वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का खाली स्थान किया जाए तो यह स्पष्ट नजर आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अंतःक्रियाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से होती रही हैं। यानी कि बहुत पुरानी चीजों को हमको देखना है, कुछ समझना है, उसके अर्थ में ही इसको भरना है। तो अगर हम देखें पहला विकल्प हम देखें शोध, तो शोध यहाँ नहीं होगा। वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का शोध किया जाए, शोध देखिए यहाँ पर जो है वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ पे उचित नहीं होगा ये। अगला है निरीक्षण। निरीक्षण किसी पुरानी चीज का नहीं किया जाता है, जो चलती हुई चीज होती है, वर्तमान की चीज होती है, निरीक्षण उसका किया जाता है, तो ये भी सही नहीं होगा। अवलोकन, वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट नजर आता है। देखिए, जो हमारे पास पहले से पुरानी चीज होती है तो उसका अवलोकन किया जा सकता है, इसलिए ये विकल्प हो सकता है। ठीक है, अगला भी विकल्प पढ़ लेते हैं क्या दिया है कि समाज का दर्शन किया जाए तो यह स्पष्ट नजर आएगा। दर्शन, दर्शन शब्द नहीं होगा। दर्शन यानी कि किसी को किसी के से मिलने की इच्छा को दर्शन कहा जाता है, तो दर्शन शब्द का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं होगा। तो सही शब्द, सही विकल्प जो है ये विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखें प्रश्न संख्या 18।
इसमें दिया है कि अगर हम आगे भरने की व्यवस्था करते हैं तो समाज की सार्थकता तथा अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए ये अंतःक्रियाएं और अंतः संबंध खाली स्थान भी है। यहाँ भरना है कि समाज की सार्थकता तथा अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए ये अंतःक्रियाएं और अंतः संबंध आवश्यक भी हैं। अगर पहला विकल्प देखें तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं एक बार। अंतः संबंध अर्थपूर्ण है, नहीं होगा सही। प्रासंगिक भी है, नहीं होगा। सार्थक भी है, नहीं होगा। अगर देखिए वाक्य को अगर आप एक बार शब्द को उस खाली स्थान में रखकर पूरे वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भाव नजर आता है, भाव निकलता है, उसी से समझ में आ जाएगा कि ये विकल्प सही है या गलत। ठीक है, तो ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 19वां अगर हम देखते हैं प्रश्न, 19वां प्रश्न, तो इसमें जो है आगे इसमें भरना है कि सामाजिक उत्कर्ष और पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के लोग सामाजिक खाली स्थान के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहे बल्कि अच्छा सामाजिक विकल्प, पहला विकल्प देखें सरोकार, सरोकारों के लिए, यानी कि जब समाज के लोग सामाजिक सरोकारों के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहे, सरोकार हो सकता है व्यवस्थाओं, व्यवस्थाओं के लिए न प्रतिबद्ध रहे, व्यवस्था का यहाँ कोई भाव नहीं बन रहा है वैसे, प्रतिकार नहीं हो सकता है, परंपरा का भी मतलब नहीं है, तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरोकार का अर्थ होता है परस्पर व्यवहार या लगाव। ठीक है, लगाव इसको कह सकते हैं आप। तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां अगर प्रश्न देखें तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे जो है प्रैक्टिस सेट जो भी आते रहें या परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है आपको समय पे मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने क्या भरा था, सरोकारों, सरोकारों के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहें बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भली भांति, भली भांति किसी जिम्मेदारी का क्या किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है निर्वहन हो जाएगा, परिवहन तो नहीं होगा, अतिक्रमण भी नहीं हो सकता है, अपनी जिम्मेदारियों का अतिक्रमण करने के लिए कैसे कोई प्रेरित कर सकता है आपको, और प्रचार जिम्मेदारियों का नहीं किया जाता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका निर्वहन यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।